Hey guys, welcome to my YouTube channel G2 Science। आइए हम आज नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि नया चैप्टर है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का क्या नाम है? सदिश और अदिश। क्या? सदिश और अदिश, इसे हम वेक्टर एंड स्केलर कहते हैं। वेक्टर एंड स्केलर, स्केलर सदिश या अदिश, सदिश एवं अदिश। सबसे पहले हम जानते हैं ये सदिश और अदिश होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सदिश राशि क्या होती है। सदिश क्या होती है? सदिश राशि क्या होती है? सदिश, सदिश, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सदिश जिसकी दिशा निश्चित हो, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। वो कैसी राशि होती है? वो कैसी राशि होती है? वेक्टर होती है। ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ऐसी राशि को हम वेक्टर कहते हैं। हिंदी में क्या? जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, उसे कौन सी राशि कहते हैं? उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ठीक, तो सदिश राशि पता। अब परिमाण क्या होता है और दिशा, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका कोई परिमाण तो होगा ही, वेट तो होगा ही, इसका कोई परिमाण। अब मान लेते हैं हम इसको इस दिशा में, इस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसका ये डायरेक्शन हमें निश्चित है, डायरेक्शन निश्चित है, और इसका वेट भी हमें, परिमाण भी, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता है कि ये इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर बोले तो अदिश राशि। अदिश राशि वह राशि होती है, अदिश वह होती है जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, तो परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, लेकिन दिशा ना हो, उसे कौन सी राशि कहते हैं? स्केलर या अदिश राशि कहते हैं। ठीक, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ले लेते हैं अदिश, यहाँ पर ले लेते हैं सदिश। ठीक, अदिश और सदिश राशि। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अदिश राशि का कौन कौन सा वो एग्जाम्पल होता है। जैसे कि द्रव्यमान, मॉस हुआ, क्या? मॉस, द्रव्यमान हुआ। कार्य, वर्क, ठीक, वर्क हो गया। एनर्जी यानी ऊर्जा, ये हो गई। पावर यानी शक्ति, पावर। और डेंसिटी यानी घनत्व, स्पीड, प्रेशर, ये सब कैसी राशि है? स्केलर राशि है। और टेम्परेचर, करेंट, ये सब कौन सी राशि है? स्केलर
यानी अदिश राशि। अब सदिश राशि क्या क्या होती है ये देखते हैं। सदिश राशि जैसे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और वेलोसिटी यानी वेग, एक्जेलरेशन यानी त्वरण, बल यानी फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम मतलब संवेग, इम्पल्स मतलब आवेग। ओके, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इसके भी बारे में आप देखें। हाँ, अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब जो सदिश राशि का होता है, सदिश राशि का निरूपण हम किस तरह से करते हैं। क्या? सदिश राशि का निरूपण, सदिश राशि का निरूपण, ठीक। सदिश राशि का निरूपण कैसे हम करते हैं, देखते हैं कैसे। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं कोई भी एक राशि है, सदिश राशि का निरूपण करने के लिए हम एक इसके ऊपर तीर का इंडिकेट करते हैं। मान लेते हैं ये कोई राशि है, यहाँ पर कोई भी चीज़ x y z एनीथिंग कोई भी हो जाए, तो ये अगर किसी भी यूनिट के ऊपर ये बॉन्ड लगा है तो ये हमें क्या दर्शाता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को क्या निरूपित करता है, जिसके ऊपर एरो लगा हो वो क्या कहलाता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, ठीक। इसी को ही हम सदिश का प्रेजेंटेशन या निरूपण कहते हैं, ठीक। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सदिश का। सदिशों का बीजगणितीय योग होता है, सदिशों के जोड़ का नियम देखते हैं। सदिशों का बीजगणितीय योग, ऐसे बीजगणितीय योग, हाँ, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाता है। इसके दो नियम हैं, एडिशन के कितने, दो नियम होते हैं। सदिशों के योग का कितने नियम होते हैं, दो नियम। फर्स्ट कौन कौन सा नियम होता है, एक तो ट्रायंगल रूल होता है, ट्रायंगल रूल, एक ट्रायंगल रूल, और दूसरा कौन सा होता है, पैरेललोग्राम। कौन सा होता है, पैरेललोग्राम। कौन सा रूल होता है, पैरेललोग्राम। तो हम एक एक नियम को अच्छे से पढ़ते हैं, ओके, एक एक नियम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रायंगल रूल। फर्स्ट कौन सा पढ़ते हैं, ट्रायंगल रूल। कौन सा, ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल क्या हमें बताता है, ट्रायंगल रूल ये बताता है, जैसे कि मान लेते हैं हमारी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई मान लेते हैं प्लस बी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके द्वारा हमारा एक रिजल्टेंट निकलता है, रिजल्टेंट परिमाण इसका निकलता है। तो इसी को हम रिजल्टेंट, इसको हम ट्रायंगल के रूल से कैसे इंडिकेट करेंगे इस नियम को। जैसे ये हमारा ए क्वांटिटी है, ओके, और ये हमारी मान लेते हैं बी क्वांटिटी है, इन्हीं को मिला करके एक हमारा रिजल्टेंट निकलता है जिसे हम आर कहते हैं, आर इक्वल टू एरो ए प्लस एरो बी। ये हमारा कौन सा नियम कहलाता है, ट्रायंगल नियम। आई थिंक यहाँ अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो फिर से बना के दिखाता हूँ, ओके। देखिए, मान लिया ये हमारा एक ए है, ठीक है, और इसी पर मान लेते हैं ये हमारा एक कोई बी क्वांटिटी है। अब इसी को मिला करके एक हमारा आर बन गया,
तो ये हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। इसी को देखिए ये ट्रायंगल शेप का बना, इसी को हम कौन सा रूल कहते हैं? ट्रायंगल रूल्स कहते हैं। इसको कौन सा रूल कहते हैं? ट्रायंगल रूल्स कहते हैं। और किसी तरह से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक हमारा ऐसे है, एक इस तरह से है, इनको मिला दिया तो आर ये बन गया ए प्लस बी, ये भी हमारा रिजल्टेंट है। किसी भी तरह से वो ट्रायंगल रूल का ऑफ ट्रायंगल रूल को फॉलो करे तो हमारा ट्रायंगल नियम कहलाता है। आया है समझ में? दूसरा नियम अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। दूसरा नियम देखते हैं, पैरेललोग्राम। दूसरा कौन सा नियम है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहते हैं इसे? समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए समांतर चतुर्भुज, अब आप इसके बारे में जानते होंगे क्या समांतर चतुर्भुज, क्या पैरेललोग्राम होता है? नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम क्या होता है? वो स्क्वायर से भी होता है लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता है? तिरछा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा तिरछा होता है, वो पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक, पैरेललोग्राम क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अब मान लेते हैं ये हमारा कोई ए वेक्टर है, कौन सा? ए वेक्टर है, और ये हमारा कोई वी वेक्टर है। ठीक, अब इनके बीच से ये जो निकलता है आर, ये हमारा क्या कहलाता है? रिजल्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। लेकिन यहाँ पर एक थीटा का भी इंडिकेट होता है। क्या? एक थीटा की यही बात होती है। तो इसका परिणामी हम किस तरह से निकालते हैं? तब इसका परिणामी फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन किसमें? सब रूट में होते हैं। इसमें होते हैं, रूट में होते हैं। ओके, अब कॉस थीटा का मान मैक्सिमम हो सकता है। कॉस थीटा का क्या मान हो सकता है? मैक्सिमम कितने कितने पर हो सकता है? या तो कॉस थीटा का मान इज लेस देन और इक्वल -1, या फिर इज ग्रेटर देन या इज लेस देन 1। कॉस थीटा का मान इन्हीं दोनों के बीच सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। ओके, अब मान लेते हैं इनका परिणामी निकालना हो हमें, किसी भी चीज़ का परिणामी, जैसे मॉड निकालना हो, ए प्लस बी का मॉड निकालना है हमें, तब ये कैसे निकालते हैं? तब भी सेम चीज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ माइनस होता है वहीं थोड़ा सा कन्वर्जिंग हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यही अगर मान लो माइनस वाला हमें मॉड निकालना हो, ए माइनस बी, तब कैसे निकालते हैं? सेम होता है लेकिन फार्मूला का वही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको पता होगा, वही चीज़ है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, इन डाउट? और थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? मॉड ए तथा मॉड बी के बीच का कोण। मॉड बी के बीच का कोण, ये थीटा हमारा होता है। ठीक, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं देखते हैं। फर्स्ट कौन सा है? दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता और न ही ऋणात्मक हो सकता है। क्या? दो सदिशों का परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता और न ही ऋणात्मक
इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये क्या कह रहा है उसको मैं करके बताता हूँ किस तरह से नहीं हो सकता। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता और न ही ऋणात्मक हो सकता। मान लेते हैं जैसे कोई दो परिणामी है, परिणामी ए का मान हमें दे रखा है, परिणामी ए का मान हमें मान ली 30 और परिणामी बी का मान हमें मान लीजिए दे रखा है, सॉरी मान लीजिए इसका 3 दे रखा हो और इसका मान लेते हैं 4 न्यूटन दे रखा हो, ठीक है। तब और थीटा का मान लेते हैं 90 डिग्री पर हो, तब हमसे पूछे इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो हम जानते हैं R इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब मान रखते हैं तो a का मान कितना है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस 12 दूना 24 cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। 90 का मान क्या होता है 0, cos 90 का मान 0, तो ये हो जाएगा 16 √25 इक्वल टू 5। किस में आया, पॉजिटिव में आया। तो ये कभी ना ऋणात्मक आ सकता है और ना ही माइनस में ना ही ऋणात्मक आ सकता है और ना ही कभी 0 आ सकता है, ठीक।